स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस। आपको ये क्लियर होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी। एक्चुअली में क्या है कि अकॉर्डिंग टू हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली both the position and the velocity of a microscopic particle like electron with accuracy। 100% श्योरिटी से हम पोजीशन और वेलोसिटी साइमल्टेनियसली नहीं बता सकते, तो इसलिए हम किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन को फाउंड करने की प्रोबेबिलिटी कहाँ ज़्यादा है, कहाँ कम है, कहाँ ज़ीरो है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो वन ऑफ द सिंपलेस्ट मेथड टू डिपिक्ट प्रोबेबिलिटी इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व विच गिव्स वेरिएशन ऑफ साई एंड साई स्क्वायर विद डिस्टेंस r ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ्स में या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स में हम करेंगे स्टडी वेरिएशन ऑफ साई एंड साई स्क्वायर विद डिस्टेंस r फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर 1s ऑर्बिटल। ठीक है, तो हमने क्या किया, अभी साई स्क्वायर को रहने दो आप, अभी हम बात करते हैं साई की। जो आपको पता है स्टूडेंट्स क्या होता है, वेव फंक्शन या एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, जिसको आप क्या बोलते हो कि जब एम्पलीट्यूड है हाइट ऑफ द क्रेस्ट एंड डेप्थ ऑफ द ट्रफ, तो वो जो है साई, उसको जब आप आर के विद रिस्पेक्ट टू प्लॉट करते हो स्टूडेंट्स, तो 1s ऑर्बिटल के लिए ये जो डैश लाइन आ रही है ये है वेरिएशन ऑफ साई विद आर। दैट मीन्स कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है साई जो है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज। ठीक है, 1s ऑर्बिटल के लिए। लेकिन अगर आप इसी चीज़ को आप इसको ये मान के चलो आप कि साई अगर प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को फाउंड करने की, तो आप क्या बोल रहे हो कि 1s ऑर्बिटल के लिए जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन को फाउंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज। ठीक है, लेकिन 2s ऑर्बिटल के लिए अगर आप इसी कंसेप्ट को लगाते हो दैट इज वेरिएशन ऑफ साई विद आर, तो आप क्या कर रहे हो, 2s के लिए भी आप वही बोलोगे कि जैसे जैसे r बढ़ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कर रही है। ठीक है, डिक्रीज कर रही है, पहले बहुत ज़्यादा है फिर वो डिक्रीज कर रही है और फिर वो ज़ीरो हो रही है। ऑल राइट, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज डिक्रीजिंग बिकमिंग ज़ीरो एज आर इज इंक्रीजिंग। लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है, अगर साई प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को फाउंड करने की तो डिक्रीज हो रही है, ज़ीरो हो रही है और फिर नेगेटिव हो रही है। इसका कोई भी मीनिंग नहीं होता कि प्रोबेबिलिटी हाई हो सकती है, प्रोबेबिलिटी लो हो सकती है, लेकिन प्रोबेबिलिटी नेगेटिव हो इसका कोई मीनिंग नहीं है। इसका मतलब यहाँ से आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि साई इज नॉट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, साई इज सिंपली द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। इसका कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। और वो कहाँ से क्लियर हुआ आपको, जब आपने ग्राफ बनाया फॉर 2s ऑर्बिटल। ठीक है, लेकिन सिग्निफिकेंस किसका होता है, साई स्क्वायर का। तो अब अगर आप 1s ऑर्बिटल के लिए साई स्क्वायर को अगेंस्ट आर प्लॉट करते हो तो आप फिर बोलोगे कि जैसे जैसे आर बढ़ रहा है साई स्क्वायर क्या कर रहा है, डिक्रीज। मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है न्यूक्लियस से प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन क्या हो रही है, डिक्रीज। ऑल राइट, इसी को जब आप 2s के लिए लगाओगे, जैसे जैसे आर इंक्रीज कर रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, ये जो सॉलिड लाइन है ये साई स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन क्या कर रही है, डिक्रीज हो रही है, फिर वो ज़ीरो हो रही है और फिर वो इंक्रीज होके एक मैक्सिमम वैल्यू को अटेन कर रही है और फिर वो क्या कर रही है, डिक्रीज। तो ये है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। इसकी प्रोबेबिलिटी हाई हो सकती है, लो हो सकती है, ज़ीरो हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू को जा सकती है, फिर डिक्रीज कर सकती है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, अगर इलेक्ट्रॉन को फाउंड करने की प्रोबेबिलिटी की बात करनी है तो वो किससे होगी, फ्रॉम साई स्क्वायर। साई इज सिंपली द वेव फंक्शन, इट हैज़ नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो ये होती है रेडियल डिपेंडेंस। राइट, ये हो गया। इसका मतलब द मोस्ट इंपॉर्टेंट वे टू डिस्क्राइब प्रोबेबिलिटी, वही चीज़ रिपीट हो रही है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वे टू डिस्क्राइब प्रोबेबिलिटी इज बाय रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ्स। रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ्स मीन्स वेरिएशन ऑफ साई स्क्वायर वर्सेस आर। ठीक है, तो ये है रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ्स, वो हम डिस्कस करेंगे अब।
रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ्स में अब आपको क्लियर हो गया, साई स्क्वायर इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। इन ऑर्डर टू डिटरमिन एक्चुअल प्रोबेबिलिटी इन एन इन्फिनिटेसिमली स्मॉल रीजन वी हैव टू मल्टीप्लाई द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बाय वॉल्यूम ऑफ द रीजन। वो क्लियर है आपको कि अगर आपने स्मॉल रीजन में, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल रीजन में प्रोबेबिलिटी दैट इज एक्चुअल प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालनी है तो आपको इस साई स्क्वायर को, जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, उसको वॉल्यूम ऑफ द शेल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्योंकि आप इन्फिनिटेसिमली स्मॉल रीजन्स की बात कर रहे हो तो dv स्टैंड्स फॉर दैट इज dv इज इन्फिनिटेसिमली स्मॉल वॉल्यूम इन विच वैल्यू ऑफ साई डज नॉट चेंज सिग्निफिकेंटली, राइट। अब कैसे है, dv की वैल्यू निकालेंगे। अब आप कंसीडर स्पेस अराउंड न्यूक्लियस to be divided into infinite number of concentric shells. The volume of such a shell of extremely small thickness dr is 4 pi r square dr. स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा भी है, मेरे को नहीं लगता कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, आपकी बुक्स में दिखाया हुआ है। आपको जब करना है तो आपको डायरेक्ट लिखना है कि dv की वैल्यू होती है 4 pi r square dr, वॉल्यूम ऑफ द शेल इन इन्फिनिटेसिमली स्मॉल रीजन ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल थिकनेस dr। कैसे निकालनी है वो बुक्स में भी दिखाई हुई है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको प्रोबेबिलिटी आएगी, आपने साई स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया dv से, dv कितना होता है 4 pi r square dr। तो ये आई अब आपकी एक्चुअल प्रोबेबिलिटी, दैट इज साई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय dv, dv इज 4 pi r square dr। तो अब आप देखो, रेडियल प्रोबेबिलिटी मीन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन विदिन अ स्मॉल रेडियल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। तो ये है रेडियल प्रोबेबिलिटी। तो रेडियल प्रोबेबिलिटी दोनों चीज़ों पे डिपेंड करती है, दोनों चीज़ें मीन्स ये साई स्क्वायर पे भी डिपेंड करती है, ये वॉल्यूम ऑफ द इन्फिनिटेसिमली स्मॉल रीजन पे भी डिपेंड करती है। तो जो एक्चुअल प्रोबेबिलिटी है, जिसको आप रेडियल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, वो सिर्फ साई स्क्वायर नहीं है, वो साई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय dv है। dv स्टैंड्स फॉर 4 pi r square dr। तो अब ये है ग्राफ्स, दैट इज एक्चुअल प्रोबेबिलिटी, दिस होल विल बी प्लॉटेड वर्सेस डिस्टेंस r फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आप देखेंगे, ये देखो ग्राफ्स जब 1s ऑर्बिटल की बात। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये देखो बिल्कुल सिंपल है, साई स्क्वायर और अलग करके दिखाया है, वॉल्यूम हेयर इज 4 pi r square dr, ये ध्यान रखना है आपने, दिस इज वॉल्यूम। ठीक है, तो अब आप अलग करके दिखाओ, देखो साई स्क्वायर वर्सेस r, v वर्सेस r। इतना सा नेचुरल कंसेप्ट है कि वो आपको पता ही है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन को फाउंड करने की प्रोबेबिलिटी, जिसको आप प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोलते हो, वो क्या करती है, डिक्रीज। और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है स्टूडेंट्स, वॉल्यूम क्या करती है, इंक्रीज। ठीक है, तो आपने दोनों को अलग अलग प्लॉट किया है क्योंकि ये दोनों ही एक्चुअल प्रोबेबिलिटी बताएंगे। ये दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे, जब आपस में कंबाइन होंगे, तब आएगी एक्चुअल प्रोबेबिलिटी। r के साथ साई स्क्वायर डिक्रीज करता है, r इंक्रीज करने के साथ वॉल्यूम इंक्रीज करती है। और अब आपको टोटल प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, जिसको आप रेडियल प्रोबेबिलिटी बोलते हो, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दैट इज 4 pi r square dr साई स्क्वायर वर्सेस r, ये r है। ठीक है, r के साथ जब आप प्लॉट करोगे तो 1s ऑर्बिटल के लिए स्टूडेंट्स ग्राफ किस तरह से आएगा, जब ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे तो ग्राफ इस तरह से आएगा, जो ये दिखा रहा है कि पहले प्रोबेबिलिटी 0 है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है प्रोबेबिलिटी इंक्रीज, वो आपको पता ही है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या होगी इलेक्ट्रॉन की, 0। ये क्या है, इन द न्यूक्लियस, और वो है कि इन द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फाउंड, न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो जब r 0 है तो प्रोबेबिलिटी 0 है। फिर जैसे जैसे r बढ़ता जा रहा है, प्रोबेबिलिटी बढ़ती जा रही है, एक मैक्सिमम वैल्यू को अटेन कर रही है, और उसके बाद वो क्या कर रही है, डिक्रीज। यही है रेडियल प्रोबेबिलिटी ग्राफ्स फॉर 1s ऑर्बिटल। और ये ध्यान रखना है, दोबारा से रिपीट करूंगी कि रेडियल प्रोबेबिलिटी मीन्स एक्चुअल प्रोबेबिलिटी, दैट इज साई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय dv, dv इज 4 pi r square dr। अब आपको पता ही है कि जब ये द्वारा है कि व्हेन r इज 0 रेडियल प्रोबेबिलिटी इज 0। ठीक है, जब r 0 है तो रेडियल प्रोबेबिलिटी 0 है, बिकॉज वॉल्यूम ऑफ द शेल नियर r इज 0। अब देखो इस चीज़ को कैसे समझोगे आप, जब r 0 है साई स्क्वायर मैक्सिमम है। ठीक है, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि जब r 0 है तो रेडियल प्रोबेबिलिटी 0 है। तो ये कहाँ से आया, नो डाउट, जब r 0 है तो साई स्क्वायर मैक्सिमम है,
लेकिन जब r 0 है तो वॉल्यूम 0 है, तो क्योंकि दोनों आपस में मल्टीप्लाई होने हैं तो ऑब्वियसली रेडियल प्रोबेबिलिटी क्या बनी, 0। ठीक है, व्हेन r इज 0 रेडियल प्रोबेबिलिटी इज 0 बिकॉज वॉल्यूम ऑफ द शेल नियर r इज 0 इज वेरी स्मॉल रिजल्टिंग इन स्मॉल वैल्यू ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, यहाँ r 0 है, रेडियल प्रोबेबिलिटी 0 है, साई स्क्वायर मैक्सिमम है, लेकिन एक्चुअल प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए साई स्क्वायर को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जो r 0 है तो वॉल्यूम 0 है। ठीक है, और जब r ज़्यादा है तब ये देखो, जब r ज़्यादा है तो साई स्क्वायर कम है, लेकिन आपके पास क्या हो रहा है कि एट लार्ज r साई स्क्वायर अप्रोचेज 0। ये देखो, जब r बहुत ज़्यादा है तो साई स्क्वायर 0 को अप्रोच कर रहा है, लेकिन उस केस में वॉल्यूम 0 को अप्रोच नहीं कर रही है। ठीक है, एट लार्ज साई स्क्वायर अप्रोचेज 0, प्रोबेबिलिटी अप्रोचेज 0 एट लार्ज डिस्टेंस। ठीक है, तो साई स्क्वायर क्योंकि 0 का अप्रोच कर रहा है तो उस केस में भी प्रोबेबिलिटी 0 का अप्रोच कर रही है। तो अब आपको यहाँ क्वेश्चन आ सकता है, पूछ सकते हैं आप कि जब r बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जब r बहुत ज़्यादा है तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्यों 0 को अप्रोच कर रही है? उसका रीज़न है कि जब r बहुत ज़्यादा है तो नो डाउट साई स्क्वायर 0 है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, तो इस साई स्क्वायर के 0 होने की वजह से वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, लेकिन साई स्क्वायर क्योंकि 0 है तो रेडियल प्रोबेबिलिटी भी क्या हो गई, 0। तो ध्यान रखना है, यहाँ रेडियल प्रोबेबिलिटी 0 है क्योंकि वॉल्यूम 0 है ऑलमोस्ट, यहाँ भी रेडियल प्रोबेबिलिटी 0 आ रही है, क्यों? क्योंकि साई स्क्वायर 0 को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है लेकिन साई स्क्वायर 0 को अप्रोच कर रहा है, तो इसका मतलब इन बिटवीन, जो इन बिटवीन है, बहुत ज़्यादा ना बहुत कम ना, साई स्क्वायर एंड वॉल्यूम हैव फिनाइट वैल्यूज, एज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इंक्रीजेज द वॉल्यूम ऑफ द शेल इंक्रीजेज, साई स्क्वायर फॉल्स, एज अ रिजल्ट प्रोबेबिलिटी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, ग्रेजुअली रीचेज अ मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, एक मैक्सिमम वैल्यू को अप्रोच करती है एंड देन बिगिंस टू डिक्रीज ग्रेजुअली। ठीक है, तो याद रखना है, ये जो मैक्सिमम आ रहा है, जब मैक्सिमम वैल्यू को अप्रोच कर रही है तो जो r है दैट इज रेडियस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, मतलब जब डिस्टेंस इतना है तो इलेक्ट्रॉन को फाउंड करने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, और यही आया था, बोर्स ने भी यही दिया था, और इसकी वैल्यू कितनी आती है, 0.529 एंगस्ट्रॉम यूनिट। ठीक है, तो इतने डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन को फाउंड करने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे फाउंड करने की प्रोबेबिलिटी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे मैक्सिमम है। ठीक है, पहले इंक्रीज कर रही है फिर डिक्रीज कर रही है। ठीक है, यहाँ पे 0 इसलिए है क्योंकि यहाँ वॉल्यूम 0 है, यहाँ पे 0 इसलिए है क्योंकि यहाँ साई स्क्वायर 0 हो गया। ठीक है, हो गया। उसके बाद ये देखो रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ्स, ये आपने देख लेने हैं, 2s 3s 4s ऑर्बिटल। यहाँ याद रखना है, नंबर ऑफ हाई प्रोबेबिलिटी रीजन्स n होते हैं s ऑर्बिटल के लिए, नंबर ऑफ नोड्स n-1 होते हैं, तो ये 2s का आ गया आपके पास, हाई प्रोबेबिलिटी रीजन 2 बनेंगे, नोड्स 1 बनेगा। 3s के लिए हाई प्रोबेबिलिटी रीजन 3 बनेंगे, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है, नोड्स 2 बनेंगे, और 4s के लिए हाई प्रोबेबिलिटी रीजन्स 4 बनेंगे, नंबर ऑफ नोड्स 3 बनेंगे। ठीक है, ये देख लेना है ग्राफ्स आपने, और उसी के साथ जैसे आप 3p की बात करोगे या 2p की बात करोगे, नंबर ऑफ रीजन्स ऑफ हाई प्रोबेबिलिटी ऑलवेज n-1 बनते हैं, नंबर ऑफ नोड्स n-2 बनते हैं। तो ये देखो 2p के लिए, ठीक है, 2p के लिए प्रोबेबिलिटी रीजन n-1 दैट मीन्स 2-1। ठीक है, प्रोबेबिलिटी रीजन्स n-1, नंबर ऑफ नोड्स n-2, एक नंबर ऑफ नोड, यहाँ कोई नहीं है नोड, यहाँ एक है। इसी तरह से 3d के देखो, इसी तरह से 4d का देखो। 4d का आपने याद रखना है कि थोड़ा सा इधर से बनना है ये ग्राफ। ठीक है, तो ये ग्राफ्स बनाने की आपने प्रैक्टिस कर लेनी है, आपकी बुक्स में दिए हैं, स्टूडेंट्स आते हैं आपको ग्राफ्स बनाने के लिए कि ड्रॉ द रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ्स फॉर 3d ऑर्बिटल, 3s ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल, किसी के लिए भी पूछे जा सकते हैं, तो आपने ये ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक समराइज करने के लिए है कि अगर फर्स्ट ऑर्बिटल ऑफ ईच टाइप, फर्स्ट ऑर्बिटल ऑफ ईच टाइप, जैसे s का पहला कौन है 1s, p का पहला कौन है 2p, d का कौन है 3d, f का कौन है 4f, इनके पास एक रीजन बनता है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी का। ये समराइज़ करने के लिए आप थोड़ा सा याद कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको ग्राफ बनाने के लिए आते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि कितने रीजन्स बनते हैं मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी के। ठीक है, सेकंड ऑर्बिटल ऑफ ईच टाइप, जैसे s का सेकंड कौन सा है 2s, उनके पास 2 रीजन बनते हैं मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी के,
थर्ड ऑर्बिटल ऑफ ईच टाइप, जैसे S का 3s है, P का 4p है, D का 5d है। उनके पास कितने रीजन्स बनते हैं मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी के? 3। तो ये एक तरह से आप याद कर सकते हो रीजन्स ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, क्योंकि जब आपको रीजन्स ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी पता होंगे तो ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ नोड्स उससे एक कम बनेंगे। ठीक है, एक रीजन ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है तो 9 नोड, 2 रीजन मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी के तो 1 नोड, 3 रीजन मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी के तो 2 नोड्स। तो आप इजिली ग्राफ बना सकते हो फॉर एनी ऑर्बिटल। थैंक यू।